नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो किसी को भी झकझोर कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के उस 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की, जिनकी कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हमारा मकसद है कि हम उन तमाम दस्तावेजों, तथ्यों और रिपोर्ट्स का निष्पक्ष विश्लेषण करें जो इस घटना के इर्द गिर्द मौजूद हैं। सोचिए, एक युवा अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और सिस्टम किनारे पर खड़ा बस देख रहा है। तो चलिए सीधा इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये जो चेतावनी आप देख रहे हैं, ये कोई कहानी नहीं है। 14 मार्च 2022 को डेवलपर ने नोएडा अथॉरिटी को एक ऑफिशियल लेटर लिखा था, जिसमें साफ कहा गया था कि कोई भी हादसा अनजाने में हो सकता है। अब इसे 16 जनवरी 2026 की उस खौफनाक रात के साथ रख कर देखिए। एक चेतावनी जो 2022 में दी गई, उसे नज़रअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि 2026 में एक इंसान को इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। भाग 1, द फेटल नाइट। आइए देखते हैं कि उस रात असल में क्या हुआ था। सर्दी की वो रात, हर तरफ घना कोहरा, और ठीक 12:20 पर युवराज अपने पिता को फोन करता है। उसके शब्द थे, पापा, मैं नाले में गिर गया हूं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लीजिए। एक पल के लिए सोच कर देखिए, आधी रात को अपने बेटे से ये सुनना एक पिता के लिए कितना भयानक रहा होगा। सोर्सेज बताते हैं कि गाड़ी पानी में डूब रही थी, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सीट बेल्ट खोली और सनरूफ के रास्ते गाड़ी की छत पर आ गया। ये फोन कॉल इस बात का पक्का सबूत है कि हादसे के तुरंत बाद वो बिल्कुल सुरक्षित था और मदद का इंतजार कर रहा था। और ये सब हुआ कैसे? जरा इन हालातों पर गौर कीजिए। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। सड़क पर एक बहुत ही शार्प टर्न था और उसके आगे रास्ता अचानक से गायब। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वहां 30 से 50 फीट गहरा एक खुला गड्ढा था, जिसमें करीब 20 फीट तक दलदली पानी भरा हुआ था। अंधेरे में उस दलदल का अंदाजा लगाना लिटरली नामुमकिन था, और यही वो मौत का कुआं था जिसमें वो फंस गया था। भाग 2, 80 मिनट्स ऑफ अपैथी, यानी 80 मिनट की वो संवेदनहीनता जिसने एक बच सकने वाली जान ले ली। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। रात 12 बजे कार गड्ढे में गिरती है। 12:20 पर पिता को कॉल जाता है। इसके बाद 12:50 पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचती है। 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम आती है और 1:55 पर एनडीआरएफ। फाइनली सुबह 4:15 पर गोताखोरों द्वारा शव को बाहर निकाला जाता है। ये कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं था। वो अपनी डूबती हुई गाड़ी की छत पर लेटा था, फोन की फ्लैशलाइट से लगातार मदद मांग रहा था, और सिस्टम बस वक्त बीतने का इंतजार कर रहा था। 80, इस नंबर पर थोड़ा फोकस करते हैं। सोर्सेस के मुताबिक उस रात स्पॉट पर पुलिस, फायर फाइटर्स, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मिलाकर कुल 80 रेस्क्यू कर्मचारी मौजूद थे। जी हां, 80 प्रशिक्षित लोग। लेकिन ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम मिलकर भी उस एक इंसान की जान नहीं बचा पाया। तो आखिर ये रेस्क्यू फेल क्यों हुआ? रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो सच में हैरान करने वाला है। रेस्क्यू टीमों के पास ना तो फेंकने वाली रस्सियां थीं, ना लाइफ जैकेट्स और ना ही इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स। जो क्रेन और रस्सियां लाई गई वो इतनी छोटी थीं कि कार तक पहुंच ही नहीं पा रही थीं। और सबसे शॉकिंग बात, बताया गया कि एसडीआरएफ के कुछ कर्मचारियों को ठीक से तैरना तक नहीं आता था। इन सब के बीच फ्लिपकार्ट का एक डिलीवरी एजेंट मुनिंदर वहां से गुजरा और अपनी जान की परवाह किए बिना 30 मिनट तक उस बर्फ जैसे पानी में युवराज को ढूंढता रहा। मतलब जो काम 80 सरकारी कर्मचारियों को करना था, वो एक आम नागरिक कर रहा था। भाग 3, अ डेकेड ऑफ नेग्लिजेंस। चलिए देखते हैं कि ये खतरा पनपा कैसे। इन 11 सालों के कागजी इतिहास पर जरा नजर डालिए। 2015 में स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट प्लान पास हुआ, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बना। 2017 में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास करके बेसमेंट खोद दिया गया। मार्च 2022 में डेवलपर ने खुद पानी से भरे इस गड्ढे की चेतावनी दी। मई 2022 में मॉल का नया प्लान रिजेक्ट हुआ, लेकिन गड्ढा वैसे ही छोड़ दिया गया। अगस्त 2025 में वहां के निवासियों ने सांसद को शिकायत दी, और हादसे से सिर्फ 15 दिन पहले दिसंबर 2025 में ठीक उसी जगह एक ट्रक टकराकर लटक गया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये हादसा अचानक नहीं हुआ। और नोएडा जैसी प्रीमियम सिटी में सेफ्टी का क्या हाल था? सोर्सेस के मुताबिक उस तीखे मोड़ पर ना कोई रिफ्लेक्टिव कैट आइज थी, ना कोई डायरेक्शन बताने वाले शेवरॉन साइन, स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। बैरिकेडिंग के नाम पर सिर्फ एक नीची टूटी हुई ईंटों की दीवार थी।
अब आप ही बताइए, इतने घने कोहरे में ये कैसे पता चलता कि सड़क कहाँ खत्म हो रही है और मौत का कुआं कहाँ से शुरू हो रहा है? भाग 4 द कवर अप अटेम्प्ट्स, सच छुपाने की कोशिशें। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच में बहुत अजीब है। जिस डिलीवरी एजेंट मुनिंदर ने जान पर खेलकर मदद की थी, उसके 2 अलग-अलग वीडियो सामने आए। पहले वीडियो में वो साफ कह रहा है कि पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने पानी में जाने से मना कर दिया था। लेकिन ठीक 2 दिन बाद दूसरे वीडियो में वो पुलिस की तारीफ कर रहा है और सारा दोष कोहरे पर डाल रहा है। सोर्सेस का दावा है कि उसे घंटों पुलिस स्टेशन में बिठाकर दबाव डाला गया और ये दूसरा बयान दिलवाया गया। बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। सोर्सेस का कहना है कि क्राइम सीन को भी बदलने की कोशिश हुई। हादसे के तुरंत बाद नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस गड्ढे में सैकड़ों टन मलबा डलवा दिया। इससे क्या हुआ, वो जो पुरानी टूटी हुई बाउंड्री वॉल थी वो उसी मलबे के नीचे दफन हो गई। और ये सब तब हो रहा था जब एसआईटी की जांच शुरू भी नहीं हुई थी। इस तरह की हरकतों से सिस्टम की नीयत पर बहुत गहरे सवाल खड़े होते हैं। और जब कुछ काम नहीं आया तो वो बहुत ही पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की गई, विक्टिम ब्लेमिंग। इंटरनेट पर ये नैरेटिव फैला दिया गया कि युवराज बार में पार्टी कर रहा था और नशे में गाड़ी चला रहा था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस झूठ की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में साफ आया कि उसके खून में शराब का एक अंश भी नहीं था। उसकी मौत फेफड़ों में पानी भरने से, दम घुटने और कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। मेडिकल फैक्ट्स ने इन उड़ी हुई अफवाहों को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। भाग 5 द कॉस्ट ऑफ एपैथी। इस पूरी लापरवाही की कीमत क्या रही, आइए देखते हैं। सोर्सेस के अनुसार घटना के बाद प्रशासन ने कुछ एक्शन लिए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री ने एक 3 मेंबर एसआईटी बना दी है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ का ट्रांसफर हो गया है। 5 बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से 3 अरेस्ट हो चुके हैं और 2 अभी भी फरार हैं। लेकिन इन सब कार्रवाइयों के बीच एक सवाल जो हमारे सोर्स ने भी उठाया है और जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, एक आम टैक्स पेयर की जिंदगी की कीमत आखिर क्या है? अगर यही हादसा किसी वीआईपी के साथ होता तो क्या तब भी यही होता? शायद पूरी व्यवस्था 1 मिनट में हरकत में आ जाती। लेकिन एक आम नागरिक जो टैक्स देकर इस सिस्टम को चलाता है, उसे 80 कर्मचारियों के सामने पानी में डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इस पूरे मामले की सच्चाई समझने में मदद मिली होगी।